Good morning, students. I hope that all you are fine at your home. Dear students, before we start our lecture, I want to tell you about the importance of time. समय का महत्व, आप सभी को पता है कि समय का क्या महत्व है हमारे जीवन में। एक पल जो बीत कर चला जाता है उसे हम वापस नहीं ला सकते। मैं क्यों आज समय की बात कर रहा हूँ, आपकी 1 से 2 मिनट लूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी बार समझाया है कि अपना जो टेम्परामेंट है, अपना जो एटीट्यूड है, वो टूवर्ड्स स्टडी की तरफ होना चाहिए, ना कि दूसरे कामों की तरफ होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी समय के महत्व से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक बार एक कोई व्यक्ति था, उसने अपना पूरा जो जवानी थी वो धन कमाने के अंदर लगा दी। धन कमाता चला गया, बैंक बैलेंस बढ़ाता चला गया, इस चीज़ का उसको घमंड हो गया और धन कमाते कमाते उसे ये तक नहीं पता चला कि कब वो बूढ़ा हो गया। जब उसका अंत समय आया तो यमराज उसको लेने के लिए आए। तो वो यमराज से बोला कि मेरे पास बहुत सा पैसा है, आप मेरे को एक काम कीजिए, आप मेरे 2-4 साल बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कमाने के अंदर अपना जो जीवन है वो पूरा बिता दिया, अब मैं इसको खर्च करना चाहता हूँ। तो बोला मैं अपनी कुल संपत्ति का 50% हिस्सा जो है वो मैं आपको दे दूंगा। यमराज बोले असंभव, ये संभव नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद सोच के बोलता है कि मैं 80% अपनी कुल संपत्ति का पैसा तुम्हें दे दूंगा, मुझे कुछ घंटे दे दो। बोले ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में सब कुछ जब उसके रास्ते बंद हो गए तो बोले कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसको पूरी कर दो, मुझे एक पत्र लिखना है और कुछ पल का समय दे दो। तो यमराज सहमत हो गए, बोले ठीक है, मैं तुझे कुछ पल उधार देता हूँ। तो वह एक पत्र लिखता है और उस पत्र में यह कहता है कि जिसे भी ये पत्र मिले तो ये जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि धन से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि धन से जो हमारा समय जा चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। मैंने इतना धन कमाया, मैंने अपना यौवन, अपना पूरा जीवन काल था वो अपना धन कमाने के अंदर क्या कर दिया, बिता दिया, लेकिन मैं इस धन से अपने जीवन के कुछ पल को भी नहीं खरीद पाया। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? ये इस कहानी का क्या संदेश है आप लोगों के लिए कि ये जो समय जा रहा है, मई चली जाएगी, ऐसे ही जून चली जाएगी, ऐसे ही हमारा पूरा जीवन जो है वो चला जाता है। जो बच्चे सीखने के अंदर इस समय का सदुपयोग करते हैं वो बच्चे जीवन के अंदर सफलता को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वरना ये जो समय चला गया, ना तो आपके पैसे से, ना आपके बुद्धि से, ना आपके कौशल से इस समय को आप वापस ला सकते हैं। So many students of class 10th, they are not taking interest in the teaching learning process. And this is a question mark before your capability that you are the students of board class. मुझे उम्मीद है कि आज इस छोटी सी कहानी से कुछ बच्चे जगेंगे और अच्छे से अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, टीचर से प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी हम कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं, टीचर के लिए कोई नहीं करता है, माँ बाप के लिए भी कोई नहीं करता है। माँ बाप के सपने होते हैं जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखता है। थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम काम को सही समय पर नहीं करेंगे, अगर सामने से कोई तीर आ रहा है और समय पर आप बेंड नहीं हुए, नीचे नहीं झुके, तो हो सकता है वो तीर आपके लग सकता है। तो जैसी परिस्थिति हो उसी के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, रिएक्शन करना चाहिए। सो प्लीज टेक इट सीरियसली। इस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को, चाहे कोई भी टीचर आपकी क्लास ले रहा है इस समय, सब क्लासेस को आप सीरियसली लें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट next topic of chapter number 6, manufacturing industries, and your next topic is aluminum industry.
एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का, ठीक है। देखिए जो मेजर ओर होता है जहाँ से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है वो आपका होता है बॉक्साइट। ध्यान से सुनना है, आपका कौन सा बॉक्साइट ओर होता है जहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, प्राप्त होता है। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। फर्स्ट important point regarding this industry is that in India, aluminum smelting industry is the second most important metallurgical industry. It is the second most important metallurgical industry in India. Industry in India. ठीक है। अब आप पूछोगे सर मेटालर्जिकल इंडस्ट्री क्या होती है। देखो बेटा, इंडस्ट्री कंसर्न विद वे सभी उद्योग जो किससे संबंधित हैं, विद द एक्सट्रैक्शन कोमा रिफाइनिंग alloying and fabrication of metals, ये सारे प्रोसेस जिस इंडस्ट्री के अंदर होते हैं वो आपकी कौन सी इंडस्ट्री होती है बच्चों, मेटालर्जिकल इंडस्ट्री होती है, जो एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, एलोइंग और फैब्रिकेशन ऑफ मेटल से क्या होते हैं, रिलेटेड होती है। तो आपका जो एल्यूमिनियम उद्योग है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, मेटालर्जिकल क्या है बच्चों, इंडस्ट्री है। नेक्स्ट इसका फीचर हम बात करें तो ये लाइट मेटल होती है। इट इज अ लाइट मेटल विच इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स। अब ये लाइट होने की वजह से इसका जो सबसे मेजर यूज जो होता है वो आपके एयरक्राफ्ट्स में होता है। कहाँ होता है, ध्यान से सुन लेना, एयरक्राफ्ट्स के अंदर होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम से क्या बनाई जाती है, वायर बनाई जाती है। इसके अलावा मेलेबिलिटी होती है। इसके अंदर बहुत से इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके कारण इनका वेरियस क्या होता है, यूजेज होते हैं। इट इज अ लाइट, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, रेजिस्टेंस टू कैरोजन। कैरोजन में मतलब होता है जंग, अर्थात एल्यूमिनियम धातु के ऊपर क्या नहीं लगता है, कैरोजन नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। मेलेबल होती है एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। जब इसको किसी दूसरी धातु के साथ मिला दिया जाता है तो इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट इसका जो फीचर है, इट इज लाइट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्ड पॉइंट हो गया आपका रेजिस्टेंस टू कॉरोजन। नेक्स्ट आपका हो गया मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स विद द अदर मेटल। तो ये आपका किसका फीचर है, ये आपका एल्यूमिनियम का फीचर है। नेक्स्ट है, इसको किस किस में हम यूज करते हैं, तो एयरक्राफ्ट्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, वायर हो गए, इन सभी के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इन सभी के अंदर हम एल्यूमिनियम का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यूज करते हैं। हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें कितने एल्यूमिनियम जो आपके स्मेल्टिंग प्लांट है, तो हमारे पास 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है प्यारे बच्चों, प्लांट है, जो आपके कौन कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, आपका क्या हो गया, तमिलनाडु। ये जो इस तरह के स्टेट्स है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, जहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, जो 8 स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम के हैं आपके पावर प्लांट है वो आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेजर मैंने पहले ही बता दिया है कि जो मेजर ओर है वो आपका बॉक्साइट होता है, जो आपका डार्क रेडिश कलर की जो रॉक होती है, डार्क रेडिश कलर की जो रॉक होती है, ध्यान से सुन लेना, उस बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब देखो 4 से और 6 टन तो आपका क्या होता है, बॉक्साइट होता है, रॉ मटेरियल हो गया। उससे हम 2 टन क्या लेते हैं, एल्यूमिना, क्या लेते हैं, एल्यूमिना। और 2 टन से 1 टन की हमें क्या प्राप्ति होती है, एल्यूमिनियम की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये क्या है, आपका रेशियो है कि 4 से 6 टन हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉक्साइट है, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। उससे हमने 2 टन एल्यूमिनियम ली और 2 टन एल्यूमिनियम से कितना हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, 1 टन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है जो डार्क रेडिश कलर का होता है और काफ़ी क्या होता है, बल्कि भी होता है, कैसा होता है, भारी भी होता है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी क्या होता है, जरूरी होता है।
नेक्स्ट, इस उद्योग के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसकी रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। और जो सेकंड है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट पे वो क्या होना चाहिए, स्मेल्टिंग जो पॉइंट है वहां पर क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। इट मीन्स कि जो कच्चा माल है वो कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ रेगुलर उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। ये दो मेजर फैक्टर हैं जो इस इंडस्ट्री के फेवर के अंदर हैं। सो ऑल दिस अबाउट द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। द मेजर और फ्रॉम विच वी गेट द एल्यूमिनियम दैट इज द बॉक्साइट विच इज ए बल्की एंड डार्क रेडिश रॉक। ओके, 4 से 6 टन बॉक्साइट होता है, 2 टन हम एल्यूमिना लेते हैं और 1 टन हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं। इसके अलावा ये लाइट होता है, कोरेजन होता है, इट मीन्स जंग रहित होता है, मेलेबल होता है। इसकी स्ट्रांगनेस जब दूसरे हम मेटल के साथ उसको मिक्स कर देते तो इसकी स्ट्रांगनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके बारे में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में है। अपने आप को अपडेट रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि 4 महीने में तो आपका मोबाइल फ़ोन भी क्या मांग लेता है, सॉफ्टवेयर अपडेट मांग लेता है, ठीक है ना। तो अपने आप को अपडेट रखें। यही कारण है कि जीके सीरीज जो मैं आपके पास जीके क्वेश्चन भेजता हूँ वो आपको अपडेट रखते हैं। अभी करंट के भी क्वेश्चंस आपको जल्दी ही मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो इंडस्ट्री है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है, केमिकल इंडस्ट्री है। कौन सा है प्यारे बच्चों, केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। भारत में तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है केमिकल इंडस्ट्री, और ये रिसेंटली ही डेवलप हुआ है। आज़ादी के बाद जो केमिकल इंजीनियरिंग वाला जो हमारा ये इंडस्ट्री है, ये बाद में क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, अब जो केमिकल इंडस्ट्री है वो जीडीपी के अंदर कितना दे रहा है, लगभग 3% जीडीपी के अंदर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया अगर केमिकल इंडस्ट्री के मामले में देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर और वर्ल्ड के अंदर इसका रैंक क्या है, डिफरेंट है। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो ये कौन से रैंक के ऊपर आता है, 3rd रैंक के ऊपर आता है। वर्ल्ड की बात करते हैं तो कौन से रैंक पे आता है, 12th रैंक के ऊपर आता है। फास्ट ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो आपके केमिकल्स हैं उसके अंदर काफी तेजी से क्या देखा है, हमने वृद्धि देखी है। ऑर्गेनिक केमिकल्स include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, plastic and drugs। ऑर्गेनिक केमिकल जिनके अंदर हम क्या करते हैं, पेट्रोकेमिकल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें हम क्या क्या बनाते हैं, आपकी मेडिसिन, ड्रग वगैरह, फाइबर वगैरह, इन सब का, प्लास्टिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी मैं आपको इंडस्ट्री बता रहा हूँ ये पिछले साल तक हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं थी, लेकिन अब की बार सीबीएसई बोर्ड ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये इंडस्ट्रीज जो है ये पार्ट है या नहीं है। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एनटीएससी सेक्शन, सो यू शुड लर्न अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो ये आपका किस इंडस्ट्री के बारे में था, केमिकल इंडस्ट्री, जो डाइवर्सिफाइंग है, फास्ट ग्रोइंग है, जिसका जीडीपी के अंदर 3% है। एशिया में अगर रैंक देखें तो इंडिया का 3rd है, वर्ल्ड में देखें तो कौन सा है, 12th है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो भारत के अंदर तेजी से क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आपका सल्फ्यूरिक क्या है, आपका एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये आते हैं। अगर इनऑर्गेनिक अगर हम केमिकल की बात करते हैं, इसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स आता है जो प्लास्टिक, ड्रग वगैरह के मैन्युफैक्चर करने में क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट आपका जो इंडस्ट्री है वो है प्यारे बच्चों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब से ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आया 1960s के अंदर, उसका एक प्राइम फैक्टर आपका फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका इनपुट होता है जो प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। द इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स। आप अपने घर में जो किसान हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं या जो खेती करते हैं, वो आप एक बैग देख सकते हैं 50 किलोग्राम का, उसके अंदर यूरिया होता है और यूरिया के अंदर जो मेजर आपका कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो पौधों की वृद्धि के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। ठीक है, मैंने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था तो उसमें मैंने पल्सेस के बारे में बताया था
कि पल्सेस डायरेक्टली एयर से क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, और फर्टिलिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम क्या करते हैं, आपके फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वो नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर होते हैं या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं या अमोनियम फॉस्फेट होते हैं। तो 3 तरीके के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो मेजर यूज होता है वो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर होता है, चाहे उसके अंदर नाइट्रोजन का यूज हुआ हो, चाहे उसके अंदर फास्फेट का यूज हुआ हो, चाहे उसके अंदर अमोनियम का क्या हुआ हो, यूज हुआ हो। सेकंड है, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर। अगर नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो आता है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। क्या आता है प्यारे बच्चों, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत नाइट्रोजेनस जो फर्टिलाइजर है उसके अंदर 3रे रैंक के ऊपर है। इट ऑपरेट्स थ्रू 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड 1 कोऑपरेटिव सेक्टर। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है 10 तो आपकी किसके अंदर आती है, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर आती है, पब्लिक अंडरटेकिंग, और एक जो आपका प्लांट है वो किसके अंदर आता है, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आता है। कौन सेक्टर के अंदर आता है, कोऑपरेटिव सेक्टर। हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूड बाय गुजरात। जो मेजर आपके फर्टिलाइजर प्लांट लगे हुए हैं कौन कौन से स्टेट में लगे हुए हैं, गुजरात में लगे हुए हैं, तमिलनाडु के अंदर लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं, पंजाब के अंदर लगे हुए हैं, एंड केरला। पंजाब एंड केरला, दीज आर द स्टेट्स विच आर नॉन फॉर द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट फर्टिलाइजर। देखिए, द इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर, सेकेंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर, और नेक्स्ट मैंने बताया था अमोनियम फॉस्फेट। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इन द मैटर ऑफ द नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर। फिर मैंने आपको बताया कि जो टोटल आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है 10 जो है वो तो आपके पब्लिक अंडरटेकिंग में है, और एक आपका किसके अंदर है, कोऑपरेटिव के अंदर है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला ये आपके मेजर स्टेट है जहां पर आपका क्या लगा हुआ है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगा हुआ है। नेक्स्ट जो आपकी इंडस्ट्री है वो है आपकी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट आपका एक हैवी इंडस्ट्री है, ये ध्यान रखना है, सीमेंट इंडस्ट्री। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपके एनटीएससी में पूछा भी गया है। तो ये पहली बात तो कैसी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन एक ऐसी धातु जिसमें सिंगल मिनरल क्या होता है, कंटेन होता है। तो लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर व्हाट, फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट जो सीमेंट प्लांट लगा वो कब और कहां लगा, तो 1904 के अंदर लगा था प्यारे बच्चों, और कहां पर लगा था, चेन्नई के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। देयर आर 128 लार्ज प्लांट। अगर हम सीमेंट प्लांट की बात करते हैं तो बड़े जो प्लांट हैं उनकी संख्या है 128, और अगर मिनी प्लांट की बात करें तो उनकी संख्या है 332 मिनी प्लांट्स इन इंडिया। इट रिक्वायर्स हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन। अब देखो, जो बेसिक है वो तो आपका लाइमस्टोन है, उसके अलावा किस किस का यूज किया जाता है, सिलिका का यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है, एल्यूमिना का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, एंड इलेक्ट्रिक पावर एंड रेल ट्रांसपोर्ट। ये इसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट में तो क्या हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट। देखो, अगर बल्कि है तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको सीमेंट इंडस्ट्री तक लाने के लिए, और जो सीमेंट के बैग होते हैं उनको मार्केट तक ले जाने के लिए रेल ट्रांसपोर्टेशन की क्या होती, रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज अबाउट योर सीमेंट इंडस्ट्री विच वॉज सेटअप इन 1904 इन चेन्नई। द फर्स्ट जो आपका सीमेंट प्लांट लगा था। सेकेंड है 128 लार्ज प्लांट है, 332 मिनी प्लांट्स हैं। इट रिक्वायर हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके लिए क्या होता है, रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट होता है। तो ये आपके किसके बारे में, सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देखो बेटा, ये जो इंडस्ट्री है इसका जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर वो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर 1991। 1991 के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्या मिला था, एक बूस्ट मिला था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है
भाई वे सभी वाहन बनाने वाली कंपनियां जो क्या करती हैं, जो आपके सामान को, मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से लेके जाए, चाहे वो आपका रेल है, चाहे वो आपका बस है, ट्रक है, ये सारे आपके क्या हैं, आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर कार। अगर पैसेंजर कार की बात करें तो हमारे यहाँ पर 15 मैन्युफैक्चरर हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यूटिलिटी व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और जो पैसेंजर कार बनाने वाले 15 मैन्युफैक्चरर हैं, 9 है कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाले और 14 है जो 2 और 3 व्हीलर बनाते हैं। अगर 1991 से पहले की बात करूं तो भारत की सड़कों पर केवल 2 ही गाड़ियां दिखती थी, फिएट और एम्बेसडर। एम्बेसडर खत्म हो चुकी है, ठीक है, और फिएट आज भी है। तो एम्बेसडर और फिएट केवल 2 गाड़ियां दिखती थी 1991 से पहले, और आज भारत की सड़कों पर आप लैम्बोर्गिनी से लेकर फरारी से लेकर आप जो भी कारें हैं वो आप आसानी से, ओडी हो गई, ये सब आप अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये ऐसा संभव हो क्यों पाया, क्योंकि जब हमने नई आर्थिक नीतियों का ऐलान किया तो उस समय लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जब हमने अडॉप्ट किया, जब हमने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया, ट्रेड बैरियर्स को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। और मोस्टली जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पर लगी हुई है, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर लगी हुई है, आपका गुरुग्राम हो गया, इसके अलावा आपका चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, पुणे, कोलकाता एटसेट्रा। तो ये आपके मेजर कहाँ क्या है, जहाँ आपकी क्या लगी हुई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगी हुई है। एक बार फिर आराम से बता देता हूँ। द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर आर नोन एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इन आवर कंट्री इंडिया 15 मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। ओके, इसके अलावा जो आपके 9 है वो कॉमर्शियल व्हीकल प्रोवाइड कराते हैं, और इसके अलावा जो आपके 14 है वो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड गुड़गांव, मुंबई, पुणे, कोलकाता एटसेट्रा। सो दिस इज अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपकी जो इंडस्ट्री आती है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम इस बारे में बात करेंगे। अगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल पूछी जाए तो वो आपकी क्या है, बंगलुरु है। क्या है, बंगलुरु है, ठीक है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर एंड मेनी अदर इक्विपमेंट। अब इस इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर आपके ट्रांजिस्टर, रेडियो से लेकर टीवी सेट, आपके रडार, ये सब किसके अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, ये आपके इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। मेजर आईटी सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ध्यान से सुन लेना। मोस्टली जो स्टेट की कैपिटल्स होती हैं, देखो आपका बंगलुरु हो गया, क्या हो गया, बंगलुरु। चेन्नई हो गया, क्या हो गया, चेन्नई। मोहाली, चंडीगढ़, ये सब आपके क्या हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, लखनऊ है, कोयम्बटूर है, ये सब आपके क्या हैं, मेजर आपके ऑटोमोबाइल जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर हैं वो मेजर आपके यही हैं। जितने भी मोस्टली जो स्टेट की कैपिटल्स हैं वहाँ पर आईटी सेंटर्स एस्टेब्लिश हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स, बंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बंगलुरु को क्या कहा जाता है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है। क्यों, क्या कारण है, बिकॉज ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके अंदर देखो आईटी सेक्टर आज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा फायदा किसके लिए, वीमेन के लिए, क्योंकि मोस्टली वीमेन इसके अंदर क्या कर रही है, काम कर रही हैं, उनको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इसके अलावा मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैं फ्रॉम बीपीओज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओज के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज है वो उसकी हमें क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। सो दिस इज अबाउट योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो जो भी इंडस्ट्री रेडियो, टीवी, रडार वगैरह मैन्युफैक्चर करती है वो इससे रिलेटेड है। इसके जो इंपॉर्टेंट सेंटर है, कोयम्बटूर हो गया, बंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारे आपके आईटी सेंटर हैं। इसके अंदर हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इस
हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये किसके अंदर होता है? आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। मोस्टली वीमेन इसके अंदर क्या करती हैं? काम करती हैं। और बीपीओज के द्वारा बिजनेस प्रोसेसिंग जो आउटसोर्सिंग है उनके द्वारा क्या प्राप्त होता है? फॉरेन एक्सचेंज की क्या होती है? प्राप्ति होती है। सो दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट is very easy topic of your chapter, that problems of industries. Problems of industries. Dear students, as you know, industry can cause several type of pollution. So which kind of pollution मैं यहाँ पर लिख देता हूँ? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फिर एक एक पोल्यूशन के बारे में हम बात कर लेंगे। ये काफ़ी सालों से आप ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 से, भाई पोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला हो गया आपका एयर पोल्यूशन, दूसरा आपका हो गया वाटर पोल्यूशन। कौन सा हो गया? वाटर पोल्यूशन। तीसरा आपका हो गया नॉइज पोल्यूशन। और नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया? सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है, थर्मल पोल्यूशन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया? थर्मल पोल्यूशन। एक एक पोल्यूशन के बारे में क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। स्मोक एंड स्मेल ऑफ द केमिकल्स रिलीज बाय द इंडस्ट्री इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जो धुआं या जो दुर्गंध जो होती है, जो वायु में फैल जाती है, उसके कारण से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। यही कारण है कि इंडस्ट्रीज को सिटी से काफ़ी क्या लगाए जाते हैं? दूरी पर लगाया जाता है, ताकि वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको पोल्यूशन से क्या किया जा सके? बचाया जा सके। चिमनी जो होती है उनको एक हाइट दी जाती है ताकि एयर पोल्यूशन को क्या किया जा सके? रोका जा सके, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें जब किसके अंदर? एयर के अंदर भर जाती है तो उसकी क्वालिटी को क्या कर देती है? कम कर देती है, जिससे कि क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? जब हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं किसके अंदर? वाटर बॉडी के अंदर, तब क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। 1 लीटर पोल्यूटेड वाटर, 1 लीटर पोल्यूटेड वाटर 8 लीटर फ्रेश वाटर को भी क्या बना देता है बच्चों? पोल्यूटेड बना देता है। So it is due to organic and inorganic waste and effluents release into the water bodies. जब हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री से डायरेक्टली जो एफिलियंट्स हैं उनको क्या कर देते हैं? डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ देते हैं, तब आपका क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। और जो मेजर इंडस्ट्री है जो वाटर पोल्यूशन करती है, तो आपकी कौन सी इंडस्ट्री है? पल्प इंडस्ट्री है, आपकी जो केमिकल इंडस्ट्री है, आपकी एक जो इम्पोर्टेंट है डाइंग इंडस्ट्री। ये सारी वो इंडस्ट्री हैं जो आपकी वाटर पोल्यूशन के लिए काफ़ी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता है कि अगर हम पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो बहुत सी हमें क्या होती है? बीमारियां होती है, जैसे पीलिया हो जाता है। ये वाटर बोर्न क्या होती है? डिजीज होती है। नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हैं? जो जनरेटर चलते हैं उनसे नॉइज पोल्यूशन होता है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उनसे क्या होता है? आपका नॉइज पोल्यूशन होता है। इवन आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, उनके चलने से भी क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये तो हो गए नॉइज पोल्यूशन के कारण। अब नॉइज पोल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? तो फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम है हार्ट रेट जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इरिटेशन प्रॉब्लम हो जाती है। इम्पेयरमेंट, बहरे होने की समस्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये आपका क्या है? नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन कब होता है? जब हॉट वाटर को सीधा ही आपके वाटर बॉडीज के अंदर क्या कर दिया जाता है? डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और सीधा अगर वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज करते हैं तो उसके कारण से जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इट मीन्स बैड इफेक्ट पड़ता है। और जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हॉट वाटर को कूल करके और उसका ट्रीटमेंट करके ही उसको कहाँ छोड़ना चाहिए? आपके वाटर के अंदर छोड़ना चाहिए। देखिए लॉकडाउन के अंदर गंगा अपने आप साफ हो गई थी नेचुरल प्रोसेस से, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज ही है रेस्पॉन्सिबल। ये जितने भी आपके पोल्यूशन है, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, इन सभी पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? वी द पीपल। हम जो लोग इस देश के निवासी हैं, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ पोल्यूशंस। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि भाई किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। तो अब आता है सॉल्यूशन और कंट्रोल। किस तरह से कंट्रोल हम कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर।
कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्यारे बच्चों, ये जितने भी आपके मैंने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बताए हैं, इसके कारण से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या होती है, पैदा होती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये किसके रिजल्ट से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के इंक्रीज होने से होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर अगर पिघल रहे हैं, कंटिन्यूस अर्थ का टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है, तो आपका जो मीन लेवल है सी का, उससे अगर ऊपर वाटर का लेवल राइज हो जाएगा तो जो कोस्टल एरियाज है वो क्या हो जाएंगे, बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। इसके अलावा आपका जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज रिलीज फ्रॉम द AC and from your refrigerator, is responsible for the depletion of your ozone layer, which is very useful for us because ultraviolet rays which are coming from the sun, ये जो ओजोन लेयर है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन पॉल्यूशंस के ऊपर या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर? तो फर्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। देखो 3R के ऊपर, 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अगर वाटर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पानी का हमें कम प्रयोग करना चाहिए। पानी का हम जैसे हम पोछा लगाकर पानी को, उसी पानी को हम कहाँ डाल सकते हैं, पेड़ के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और रिसाइकिल, जो पोल्यूटेड वाटर उसको रिसाइकिल करके फिर दोबारा से हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। देखिए जो पानी होता है वर्षा का, उसका हमें क्या करना चाहिए, रेनफॉल के पानी का हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। हार्वेस्टिंग ऑफ रेनफॉल और हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप for controlling over the environmental degradation. Treating hot water and effluents before releasing them into the river and the ponds. आपके जितने भी एफिलियंट्स हैं उनको रिलीज करने से पहले उनका क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए और उनको ठंडा करना चाहिए, फिर उनको डिस्चार्ज करना चाहिए। कहाँ पर, आपके रिवर्स के अंदर या आपके किसके अंदर, पॉन्ड्स के अंदर। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स एंड यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल। कोयले के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, गैस का, ऑयल का यूज कर सकते हैं कोल के स्थान पर। और हम जो आपके फिल्टर्स होते हैं उनको अगर हम क्या करें, यूज करें, तो हम एयर पोल्यूशन के ऊपर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स विद साइलेंसर्स। जहाँ जनरेटर है वहाँ साइलेंसर्स वाले रूम का हम क्या करें, यूज़ करें, तो ताकि जो तेज़ आवाज़ें हैं वो बाहर ना आ सके, जिससे कि जो बहरेपन की समस्या है, हार्ट बीट जो हमारी बढ़ जाती है, इरिटेशन प्रॉब्लम होती है, उनको हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा हम आपकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय रीडिजाइनिंग द मशीनरी। हम उस मशीन का ज़्यादा यूज़ करें जो ऊर्जा की खपत कम करे और काम क्या करे, ज़्यादा करे। इन सब तरीकों से हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। मैं फिर एक बार से थोड़ा सा स्पीडली बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। रेन वाटर को क्या किया जाना चाहिए, हार्वेस्ट किया जाना चाहिए। ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर इट रिलीज इनटू पॉन्ड्स एंड आपके रिवर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं स्मोक फिल्टर लगाकर, और ऑयल और गैस का यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ कॉल। नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय फिटिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स विद साइलेंसर। साइलेंसर का यूज करके हम नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं। सो दीज आर द सम मेजर्स बाय विच वी कैन कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज NTPC। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। अब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन क्या है? इट इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो ये भारत की एक महत्वपूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग क्या है, एजेंसी है, जो कौन से सेक्टर के अंदर है बेटा? पब्लिक सेक्टर के अंदर है। कौन सी सेक्टर अंडरटेकिंग है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। एनटीपीसी इज एन ISO। अब इसका जो
आईएसओ नंबर है वो 1400 क्या है 1 है, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड कंपनी है। ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड एक क्या है कंपनी है। इट वर्क्स ऑन ए प्रोएक्टिव अप्रोच दैट हाउ टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग। अब ये एक अप्रोच के ऊपर काम करती है, और वो अप्रोच सिंपल सी क्या है कि किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो फ्यूल्स हो, वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट। जहां पर भी ये क्या लगाती है, अपने पावर प्लांट लगाती है, वहां की सराउंडिंग का ये काफी ज्यादा क्या रखती है, ध्यान रखती है। चाहे वो वाटर के ऊपर हो, चाहे वो ऑयल के आपके पावर प्लांट हो, ऑयल का यूज करके क्या करती है, पावर को प्रोड्यूस करती है। अब ये कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, 4 मेजर अप्रोचेज है। फर्स्ट है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट। ये क्या करती है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकिल सिस्टम का क्या करती है, यूज करती है। इट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज टेकन बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सेकेंड ये क्या करती है, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। इट इज द important step which is taken by your NTPC to reduce the environmental pollution. थर्ड है प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट। अब ये जहां पर भी अपने क्या लगाती है, प्लांट्स लगाती है, वहां पर चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट का क्या करते हैं, निर्माण करती है। इट मीन्स वहां पर बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, एफोरेस्टेशन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूजिंग एश पॉन्ड मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए कोल का जो रिड्यूस बचता है, जो उसके यूज करने के बाद बचता है, वो क्या बचता है, ऐश बचता है, क्या बचता है, राख बचता है। तो ये ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट के द्वारा, वाटर रिसाइकलिंग प्रोग्राम के द्वारा, कि जो वाटर हम यूज कर रहे हैं फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल करके फिर दोबारा से उसका क्या किया जा सके, प्रयोग में लाया जा सके। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो किसके द्वारा उठाए जाते हैं, एनटीपीसी के द्वारा उठाए जाते हैं। मैं एक बार आपको आराम से समझा देता हूं। एनटीपीसी स्टैंड फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। पब्लिक अंडरटेकिंग की क्या है, ये आपकी एक कंपनी है जिसका जो आईएसओ सर्टिफिकेशन 14001 है, और इसको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो सर्टिफिकेशन है वो क्या है, प्राप्त है। इसकी अपनी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि जहां पर भी ये क्या लगाती है, प्लांट लगाती है, वहां पर ये प्रिजर्वेशन का रोल रखती है, प्रिजर्व ऑफ नेचुरल ब्यूटी और रिसोर्सेज लाइक वाटर, लाइक ऑयल। जो भी प्लांट ये लगाती है उसके अंदर चाहे वो कोयले का यूज करती है, लेकिन उसको भी क्या किया जाता है, उसके भी सस्टेनेबल यूज के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। फिर इसके द्वारा 4 इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का क्या करती है, यूज करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या किया जा सके, फास्टर किया जा सके। अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर हम लेटेस्ट यूज करते हैं तो उससे सभी प्रकार के पोल्यूशन में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। एश रिसाइकिल सिस्टम है, एश पॉन्ड मैनेजमेंट है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है, इन सभी के द्वारा जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है वो क्या करता है, एक प्रिजर्वेशन वाली अप्रोच रखता है रिलेटेड टू द नेचुरल ब्यूटी एंड योर रिसोर्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, today we discuss the rest of the part of chapter number 6 manufacturing industry. You have to watch this video and read complete chapter number 6 manufacturing industries. Jai Hind, Jai Bharat.